फाइनली वो सिलेक्शन हो गया मेरा और आज मैं ऑफिसर बन चुका हूँ। बाजू वाले ने क्या सोचा है, आपके दोस्त क्या सोच रहे हैं, घर वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सब कुछ भी मत सोचिए। मैं मॉर्निंग 8 से इवनिंग या नाइट 8 तक मैं क्लास में ही रहता था। मैं तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट की कैटेगरी ना 3 टाइप की होती है। ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने सीए के बाद डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मैं जेनजी को हेट नहीं करती, मेरी फेवरेट जनरेशन है। आई लव जेनजी। ज़्यादा वेट करेंगे तो और स्ट्रेस आता दिल आता तक है। होते रहता है। सिलेक्शन के बाद 80-90 हज़ार की जॉब आपको ही लगने वाली है। मेरे फादर के जाने के बाद टीचर्स का भी वही है कि नो मैटर हाउ बैड योर लाइफ इज, यू हैव टू परफॉर्म। 12th मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन का था। ओह माय गॉड, यू वर वेरी यंग। यस, आई वाज वेरी। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब हम लोग बहुत छोटे से गाँव में, मेरे फादर बैंक में काम करते हैं एज ए ब्रांच मैनेजर। क्योंकि इनकी पढ़ाई नहीं हुई। ये तेरे जैसे सिलेक्शन हो चुका है, स्टैंडिंग टॉल। तो उनके जाने के बाद मम्मी को सेम बैंक में जॉब मिली एज ए क्लर्क। तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। और आगे जाना है। कल तक ये भी एक एस्पायरेंट थे, डाउट्स, प्रेशर, स्लीपलेस नाइट्स एंड मॉक टेस्ट के टेंशन के साथ, लेकिन आज एक ऑफिसर है जो बैठे हैं मेरे साथ, आदित्य जिनेवार, जो बने हैं IBPS PO ऑफिसर 2026। जानिए उनकी ज़बानी, उनकी सक्सेस की कहानी। My name is Mrudul Mishra. I am ex-SBI officer and co-founder of Winner. I am here to welcome Mr. Aditya Jineva. Hello Aditya हेलो मैम। and welcome to Winners podcast. थैंक यू मैम। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। 2 साल से जो प्रिपरेशन किया, फाइनली वो सिलेक्शन हो गया मेरा और आज मैं ऑफिसर बन चुका हूँ। अच्छी फीलिंग आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी। हवा में उड़ रहा हो? हवा में तो नहीं, पर इट्स वेरी नाइस फीलिंग। वेरी नाइस फीलिंग, राइट। सो आदित्य, मैंने कुछ सवाल लाए हैं आपके लिए। कुछ सवाल मेरे भी है, कुछ सवाल स्टूडेंट्स के हैं और कुछ सवाल जो ऑनलाइन हम अपने बच्चे पढ़ते हैं उनके भी है। सो रेडी? यस मैम। ओके। जहाँ तक मुझे याद है आप पिछले 2 साल से हमारे स्टूडेंट हैं, राइट? एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डे व्हेन यू वर देयर फॉर कर्नाटका बैंक इंटरव्यू। एंड सच बात बताऊँ तो मे भी शायद मैंने बोला भी होगा, यू वर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। सो जब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तब डेफिनेटली बुरा लगा होगा, डिप्रेशन भी आया होगा, टेंशन भी आया होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आया होगा। तो उस टाइम पे हाउ यू डील्ड विद दैट, हाउ यू रिकलेक्टेड योरसेल्फ और खुद को कैसे वापस तुमने खुद को उभारा? ओके। यस मैम। जब रिजल्ट आया तो मैं पहले से सोच के रखता हूँ कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस, कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो अच्छा है, पर नहीं हुआ तो क्या। और एंड में वही हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत डिमोटिवेशन आया था कि इजी जॉब थी, मतलब एक ही पेपर था, इंटरव्यू था जस्ट, और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था। बराबर है। बहुत टाइम तक भी चला था। हाँ। और इंटरेक्शन। मुझे याद है जब आपने आके मुझे बताया था कि मैम ये सवाल पूछे थे, तो आई वाज लाइक कि यार हो जाएगा, अच्छा गया है। पर जब रिजल्ट आया, रिजल्ट भी तब आया, SBI क्लर्क का मेरा प्रीलिम्स का पेपर था, उससे एक दिन पहले रात को रिजल्ट आया। ओह माय गॉड। तो उसका डिमोटिवेशन अलग था कि एक दिन पहले ही आ गया, अभी अगले पेपर का भी टेंशन है। ये रिजल्ट नहीं आया, मैंने पेपर तो दिया, अच्छा भी गया पेपर, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो बहुत पहले से कर रहा था। पर कर्नाटक बैंक को लेके फिर एक डिमोटिवेशन था। दोस्तों ने मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि हम सब साथ में पढ़ते, सब एक ही बोट में है, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो किसी का नहीं रहा है, सबको डर लग रहा है। तो वो चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया। पर ज़रूर वो जो रिजल्ट आया उसके कारण पढ़ाई में थोड़ा ये हुआ, गैप पड़ गई थी मेरी। पर उसके बाद जब SBI क्लर्क प्री का रिजल्ट आया, तब ये था कि अभी पढ़ना है, इसको लेके बैठेंगे तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही मैंने फिर प्रिपरेशन किया और वो मेंस दिया, अच्छे से दिया मैं। टेंशन तो आया होगा बहुत, है ना? तो
मैं क्यों ये पूछ रही हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि मैक्सिमम पॉडकास्ट या फिर आप मैक्सिमम जर्नी देखेंगे जहाँ पे सक्सेस की बात होती है, बहुत कम लोग फेलियर की बात करते हैं. नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए. बहुत सारे सेटबैक आते हैं, कभी प्री नहीं निकलता, कभी मेंस नहीं निकलता, कभी दोनों निकल जाते, इंटरव्यू नहीं निकलता. सो ऐसे टाइम पे टेंशन आना, डिप्रेशन आना नेचुरल है. दैट इज द रीजन मैं फेलियर की बात कर रही हूँ कि जब आपको फेलियर आया, इवन दो यू वर वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट, तो खुद को कैसे संभाला? मैम जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे डिमोटिवेशन तो आया ही था, पर एक ये भी था कि अगर मैं ये चीज़ को लेके बैठूंगा तो फिर मेरा प्रोग्रेस कुछ नहीं होगा. जो जिस चीज़ के लिए मैंने ये प्रिपरेशन चालू किया जॉब के लिए, वो फिर मुझे कभी मिल नहीं पाएगा अगर मैं ये चीज़ को लेके बैठूंगा. तो वो भी एक फैक्टर था. और जो मेरे साथ के लोग थे, मेरे दोस्त थे, कंपनी जो थी मेरी बहुत मैटर करती है, फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं. उन्होंने मोटिवेट किया, तो उसके कारण फिर मोटिवेशन मिला. थोड़ा टाइम लगा, पर आई डिड कम बैक एंड फिर मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू किया अपना. जहाँ तक मुझे पता है जहाँ तक मुझे पता है आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल की रही है. आपकी मम्मी से भी मैं मिली हूँ. कितनी खुश है वो आज? बहुत खुश है. बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने. हाँ. कुछ बताएंगे उनके बारे में? मेरे फादर के जाने के बाद मेरे फादर बैंक में काम करते थे एज ए ब्रांच मैनेजर. तो उनके जाने के बाद मम्मी को सेम बैंक में जॉब मिली एज ए क्लर्क. तो और तब मैं 12th मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन का था. ओह माय गॉड, यू वर वेरी यंग. यस, आई वाज वेरी यंग. और मेरा ड्रीम था कि मैं तब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स परस्यू करूँ. मैंने किया भी, मेरा फाउंडेशन भी हो गया था. पर उसके बाद इंटरमीडिएट में मेरा नहीं हुआ. तो मम्मी ने बोला, सब पूरा सपोर्ट किया मेरी मम्मी ने कि अगर तेरा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तू कंटिन्यू कर. पर एक मुझे भी था कि अगर इसमें नहीं हो रहा है तो मैं क्यों कंटिन्यू करूँ, जिसमें अगर मुझे सक्सेस मिल सकता है या जिसमें मुझे जॉब मिल सकती है, मैं वो कोर्स करूँ. और एक टाइम के बाद मुझे भी डीमोटिवेशन आ गया था सीए को लेके, क्योंकि मेरे 4 अटेम्प्ट इंटरमीडिएट के हो गए थे, जिसमें मेरे बस 3 मार्क्स से मेरे ग्रुप रह जा रहे थे. तो वो फिर मुझे ड्रॉप करना लगा. मम्मी से बात किया, मम्मी ने बोला तेरे को जो करना है कर, घर का और मेरा टेंशन मत ले. तो फिर मैंने उसके बाद क्लासेस ज्वाइन किए नागपुर में विनर इंस्टीट्यूट में. फिर मैंने वो कंटिन्यू किया. मेरा भाई भी है मेरे साथ छोटा, वो भी नागपुर में ही पढ़ता है. तो मेरी मम्मी ने दोनों को हमको दूर रखा अपने से. उनका वो स्ट्रगल था एक कि 2 ही बच्चे हैं अभी, और दोनों को ही दूर रह के खुद अकेला रहना, वो एक उनके लिए बड़प्पन था उनका कि उनने ऐसा किया. तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पर वो एक छोटा शब्द है. बहुत छोटा शब्द है वो, बहुत छोटा शब्द है. वो कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगा ये. पर मेरी मम्मी के कारण ही मैं आज यहाँ पे हूँ. अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया रहता तो मैं कभी बैंक ऑफिसर बन ही नहीं पाता. एक्चुअली जैसे मैं इंटरव्यू लेती हूँ, आप जानते हैं, मैंने बहुत बार ये देखा है कि जो बच्चे हैं कभी कभी बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि घर के लोग समझ नहीं पाते हैं. जब भी कोई हमारे पास इंक्वायरी के लिए आता है ना एट विनर इंस्टीट्यूट, हम फर्स्ट डे ही बताते हैं कि कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है. 1% लक आप लेके चलिए. कभी कभी वो एग्जाम सेंटर में पीसीस काम नहीं करते, कभी माउस काम नहीं करता, कभी कुछ भी हो सकता है. सो वो 1% हम लक का लेकर चलते हैं, 99% आपकी और हमारी मेहनत है. लेकिन जब कुछ पेरेंट्स को देखती हूँ मैं कि वो खुद ही बच्चों को बहुत डिप्रेशन में डालते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. तो ऐसे टाइम पे आपकी मदर जो खुद एक एक सिंगल मदर का ना स्ट्रगल बहुत अलग होता है. उन्होंने बहुत चीजें आप तक आनी भी नहीं दी होगी. उन्होंने आपको इतना सपोर्ट करना एंड अपनी परेशानियां अपने तक रख के आपको ये कहना कि तुमको जो करना है करो. आई रियली वांट टू अपलॉड हर. She really deserves a lot of appreciation, right? Yes, ma'am. So talking about the struggle, Yes. You were in 12th only, right? Yes, I was in 12th. And losing a father at that early age must have been
a big trauma. So as you said, Aditya, you dropped CA and Yes. then you decided to become bank officer. यस मैम। तो फिर वो जर्नी बताइए, बैंक ऑफिसर बनने की जर्नी बताइए। मेरे सीए के पेपर हुए, नवंबर अटेम्प्ट दिया था मैंने 2023 में। अब वो तो मैंने दिया, पर मेरा मन उठ चुका था कि अब मैं सीए कंटिन्यू ना करूँ। तो तब आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, तो तब मैंने वो पेपर अटेम्प्ट दिया था। तब मैं वर्धा में ही रह रहा था, तब मैं नागपुर शिफ्ट नहीं किया था। तो मैं नागपुर आके पेपर दिया, तब मुझे कुछ नहीं पता था पेपर का कैसा है। मैं पूरे तैयार होके गया था, ज्वेलरी वगैरह, थोड़ा ये जो रुद्राक्ष वगैरह वैसा पहन के, बेल्ट पहन के, तो वो सब निकालना पड़ा। मेरी हॉल टिकट भी लैंडस्केप मोड पे मैंने प्रिंट करी थी। वो मुझे टाइम पे जाके पोर्ट्रेट में प्रिंट करा के फिर फोटो स्टिक करके, वो सब एक एक्सपीरियंस था। पर जब मैंने पेपर अटेम्प्ट दिया, तब मुझे लगा ये कर सकते हैं अपन, ये मैनेजेबल है, डुएबल है। ये अपन अटेम्प्ट करके, अगर प्रॉपर गाइडेंस हो, जिस चीज में मुझे थोड़ा डाउट है, जैसे मुझे क्वांट का, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मुझे क्वांट इतना मेरा स्ट्रांग नहीं है। अगर उसमें मैं वर्क करूँ तो मेरा हो सकता है। तो उसी के बाद मैंने मम्मी से बात किया। नवंबर में पेपर था, दिसंबर स्टार्टिंग में मैंने इंक्वायरी के लिए मैं आया था। आई एक्चुअली डू रिमेम्बर द डेट, दिसंबर 9, 2023 सैटरडे। अच्छा। मैं इंक्वायरी करने आया था, और मंडे 11 दिसंबर को मैंने नागपुर ब्रांच में मैंने डेमो स्टार्ट किया। तो डेमो स्टार्ट किया तो लेक्चर्स किए मैंने, पहले क्वांट के, रीजनिंग के हुए, और इंग्लिश के, तीनों लेक्चर हुए थे उस दिन। तो पहले 2-3 दिन मेरे को लगा कि अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रिपरेशन चालू कर सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। मैंने मेरे कोर्स कंप्लीट होते होते मेरे दोस्त अच्छे बन गए थे, हमारा ग्रुप बन गया था। तो हम सब प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के मॉक्स देते थे। एक हमारा फ्रेंडली कंपटीशन था, वो होना जरूरी है। हाँ। तो रोज इसको compete करना है, इससे ज्यादा लाना है, ये हमारा था। और जैसे कोर्स कंप्लीट हो रहा था, पेपर्स जैसे आरआरबी का पेपर पास में आ रहा था, तो हमने उसकी प्रिपरेशन चालू की। वो दिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकले, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छा भी है, क्योंकि हमारी मेंस की प्रिपरेशन उतनी नहीं थी, हम सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते थे। एवरीथिंग हैपन फॉर गुड। फिर आरआरबी पीओ हो गया, क्लर्क हमने फिर चालू किया। वो पेपर भी अच्छा गया था मेरा, आउट ऑफ 80 आई अटेम्प्टेड 75। गुड। तो पर वो भी अनफॉर्चुनेटली 1 मार्क से वो प्रीलिम्स रह गया था। तो उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क दिया था, आईबीपीएस पीओ दिया था। वो दोनों निकले पेपर, दोनों के मेंस दिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकले, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन हमको तब आइडिया नहीं था कि कैसे करनी चाहिए और कितना उसमें टाइम देना चाहिए। हम पहले से प्रीलिम्स से फोकस कर रहे थे। और तो उसके बाद ये मेंस होने के बाद हमको समझ गया कि मेंस पे भी उतना ही फोकस करना जरूरी है, नहीं तो सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के कुछ फायदा नहीं है। हाँ। तो फिर कर्नाटक का जैसे आपने बताया, वो वैकेंसी आई। वो फिर अटेम्प्ट किया, उसमें डायरेक्ट मेंस का पेपर था। वो मुंबई में उसका सेंटर मिला, हम मुंबई गए। मुंबई में हमने पेपर दिया, वो निकला। फिर मेरा इंटरव्यू था मुंबई में ही। उसके लिए पहले जैसा हमने आपको इन्फॉर्म किया, इंटरव्यू है, तो अभय सर की वीडियोस देखे, एचआर के, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थे, बहुत हेल्प हुई उससे क्वेश्चंस की। फिर आरकर बाबा सर और नीतीश सर ने मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग के लिए थे। वो उसमें काफ़ी समझा कि मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। वो तो होता ही है ना, दैट्स व्हाई यू नीड क्लासेस कि जो बताए कि वेयर यू स्टैंड। यस, ऑब्वियसली। देन आपके साथ लास्ट सेशन था मेरा इंटरव्यू का। उसमें आपने बताया कि काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और एक स्माइल रखना, क्योंकि मेरा स्माइल का इशू है, मैं स्माइल नहीं रख पाता हूँ। मेरा काफ़ी जो कहते हैं पोकर फेस, वो काफ़ी सीरियस है। तो वो मेरे को हर बार वो वर्क करना पड़ता है। तो वो हुआ, वो इंटरव्यू दिया, फिर वो नहीं निकला अनफॉर्चुनेटली, जैसा आपने पहले बताया। उसके बाद एसबीआई क्लर्क की अच्छी वैकेंसी आई थी, वो अटेम्प्ट दिया। उसमें मेरे को 3 मार्क कम थे। आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी। मेंस के कट ऑफ में। तो वो भी फिर नहीं हुआ। फिर आईडीबीआई जैम का आया था। यस।
वो भी मेंस निकला, उसका भी इंटरव्यू दिया, पर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं निकला। उसमें मुझे ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ कर्नाटक से, क्योंकि मेरे साथ का जो लड़का था उसका हो गया। तो मुझे लग रहा था कि मैं पीछे तो नहीं जा रहा हूँ। हाँ, ये आती है फीलिंग। हाँ, कि और ऐसा भी लग रहा था कि अगर ये बैंक का नहीं निकल रहा है तो गवर्नमेंट बैंक्स का कैसे होगा। ओके। हाँ, ये एक फैक्टर आ गया था। पर फिर से मेरे फ्रेंड्स केम टू द रेस्क्यू। ये कंपनी काफ़ी हेल्प करती है, बहुत मैटर करती है। तो फिर से मैंने बाउंस बैक किया, फिर IBPS PO पे फोकस किया। NICL AO भी मैंने दिया था, पर उसका अनफॉर्चुनेटली मेंस नहीं निकला। IBPS PO का निकला, फिर प्री मेंस दोनों निकला, फिर इंटरव्यू के लिए फिर से चालू किया। तब मुझे इतना जैसे पहले 2 इंटरव्यू में जितना मतलब ये था कि कॉन्फिडेंस कम था, उतना नहीं था। पर पहले इंटरव्यू अच्छे गए, पर जैसे आपका साथ सेशन हुआ पहला, तो समझ गया कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है। और मैं, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो फिर मैंने किया। फिर उसके बाद फाइनली इंटरव्यू दिया। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत टफ क्वेश्चन थे। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत लोग आते हैं इंटरव्यू देने, आप एस्टिमेट नहीं कर पाते कि इतने लोग भी आपका कंपटीशन है आजू बाजू। वो तब नहीं समझता है। फिर भी इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते टाइम ऐसा लग रहा था कि क्या होगा आगे। तो वो हुआ, इंटरव्यू दिया। फिर फाइनली 15 जनवरी को एकदम सडनली रिजल्ट आया। कुछ पहले से इंटीमेशन, इतने जल्दी रिजल्ट आएगा। फिर वो रिजल्ट देखा और फाइनली सिलेक्शन हो गया। मैंने पहले जब कट ऑफ रिजल्ट से पहले कट ऑफ आ गया था, तो मैंने वो जब देखा मुझे लगा हो सकता है, और क्योंकि स्कोर कार्ड भी आ गया, लीड अच्छा था, लीड अच्छी थी मेरी। तो वो देखा, फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने रोना ही चालू कर दिया एकदम, खुशी के आंसू। ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। पर ये इंटरव्यू में मैं IBPS PO की सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट किया था कि ये मेरा निकलेगा, क्योंकि जैसा मेरा इंटरव्यू भी क्या था, जो क्वेश्चंस थे, जो लास्ट 2 इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे और ये इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस थे, वो बहुत फ़र्क था। ये टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत हार्ड थे और बहुत ज़्यादा टेक्निकल थे पहले से। तो मुझे इतनी होप नहीं थी, पर भगवान से और प्रिपरेशन से ऑब्वियसली, और जो 1% लग जो पहले नहीं था, उसके कारण फाइनली सिलेक्शन। इफ आई रिमेम्बर व्हेन यू केम टू मी फॉर इंटरव्यू, मेरे साथ शायद 1 या 2 ही सेशन हुए हैं। हाँ, तो मैंने पूरे टेक्निकल के सवाल पूछे थे, एंड आई हैड वार्नड यू, आदित्य, देयर आर हाई चांसेस दे विल आस्क यू टेक्निकल क्वेश्चंस। और जहाँ तक मुझे याद है, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू सेंड मी, हार्डली एक ही क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था, लेकिन बाकी पूछे थे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि इस साल कुछ अलग होने वाला है, एंड आई एम सो हैप्पी कि हमने यहाँ पे अच्छा प्रिपरेशन किया था। आपने जो पहला ही सेशन लिया था, उसमें ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे, और वो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किए थे। पूरा फोकस मेरा बैंकिंग पे, करंट अफेयर्स पे, बैंकिंग अवेयरनेस पे था। पर जो मेरा ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है, जो इंटरव्यू में भी और आपने भी एकदम डीप में जाके पूरी कंसेप्चुअल जो डीप में जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, उतना मेरा मुझे ऊपर ऊपर का नॉलेज तो था ही, क्योंकि 11th 12th और ग्रेजुएशन और CA में भी मैंने पढ़ा था। पर एक टाइम के बाद अभी उतना याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर एंड में वही काम आया जो आपने पूछा, वही ऑलमोस्ट आ रहा है। बस एक जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला, वो मैं पढ़ के नहीं गया था, तो वो मुझे बोलना पड़ा कि मुझे नहीं पता है। पर बाकी तो सारा आपने प्रिपेयर कर ही दिया था। एक्चुअली ये पूरी जर्नी हमने क्यों पूछी, जैसे कि आदित्य सर छुपा सकते थे कि मेरी एग्जाम नहीं निकली, वो एग्जाम नहीं निकली, बट उन्होंने खुले दिल से बताया, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं, मैक्सिमम ऐसा होता है कि कभी प्री निकलता है तो मेंस नहीं, मेंस निकलता है तो इंटरव्यू नहीं। सो कुछ दूसरा नहीं करना है, अपने टीचर्स के ऊपर, अपने जो भी आपके गाइड्स है,
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, खुद के ऊपर क्या कहते हैं, भरोसा रखना है. फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, दैट्स इट, राइट? यस मैम. If I'm not wrong, means if I know, you are student of full day batch. यस मैम, आई एम स्टूडेंट ऑफ फुल डे बैच. So कितना बेनिफिट हुआ फुल डे बैच? उससे मुझे डिसिप्लिन ज़्यादा मिला. जो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे मैं मॉर्निंग 8 से इवनिंग या नाइट 8 तक मैं क्लास में ही रहता था. सुबह निकलता था, पहले आके जो भी अगर जैसा पेपर है, पेपर के हिसाब से मेरा शेड्यूल चेंज होता था. जैसे अगर प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है तो मैं पहले आके प्रीलिम्स की मॉक देता था, या मेंस का पेपर पास है तो मैं पहले मेंस की मॉक दूंगा. पर सुबह आने का रीज़न ये था कि वहाँ पे तब फोकस में ज़्यादा कर पाऊँ फ्रेश माइंड से. और उसमें मुझे काफ़ी हेल्प किया. फिर मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस, फिर अगर मुझे लगता है कि और मेहनत करना है तो और मॉक देता था मैं, जहाँ मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, जो कि इस बार करनी पड़ी क्योंकि IBPS PO के पेपर पैटर्न में चेंज आया पूरा था. चेंज आया है. तो क्वांट के लिए अलग स्ट्रैटेजी, कौन से क्वेश्चंस बाद में अटेम्प्ट करने हैं, कौन से पहले करने हैं. रीजनिंग में भी वैसा ही था. तो वो मुझे चेंज करना पड़ा. उसके हिसाब से मॉक देख के बरोबर वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना, वो एक फैक्टर था कि मेरा पेपर ये बार निकला. और मेंस के लिए फिर सुबह आके मैं मेंस की मॉक दिया करता था जब भी प्रिपरेशन के टाइम पे. और फिर उसका एनालिसिस, फिर उसमें कहाँ मैं कम पढ़ रहा हूँ. और इस बार मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है बाकी सब्जेक्ट से. अच्छा. तो मैंने रीजनिंग पे फोकस किया. और रीजनिंग में पजल का डर नहीं है? नहीं, पजल का डर नहीं है. और इस बार रीजनिंग में ही मेरा स्कोर अच्छा आया. 35 मार्क्स आई गॉट इन रीजनिंग इन मेंस. वेरी गुड. और ये भी था कि पहले जब हम मेंस लास्ट ईयर मैंने दिए थे, उसमें मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि वो लगता था कि वो ज़्यादा स्कोरिंग है. पर एक्चुअली जो मैंने पेपर दिया, मुझे एक्सपीरियंस है कि ये ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो सकता क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं. इस बार मोस्टली सारे पेपर में स्टैटिक क्वेश्चंस है. स्टैटिक आया था मोस्टली SBS से लेके फिर आपका ये IBPS पकड़िए, दूसरे भी मैक्सिमम स्टैट आया था. वो मैंने बस कट ऑफ निकल जाए, जो कि कम ही रहता है, पर वैसा तो जितना मैं प्रॉपरली और एक्यूरेटली जितना कर पाऊँ मैंने उतना ही पढ़ा और अटेम्प्ट भी उतने ही किए. मैंने 11 मार्क का गिन के अटेम्प्ट किया था करंट अफेयर्स में. आई गॉट 8 मार्क्स, विच इज वेल इनफ आई गेस. और उसके बाद क्वांट के मेरा स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है. और मैंने उतना ट्राई किया है. मेरे जितने टॉपिक्स मुझे आते हैं, आई डोंट नो ऑल द टॉपिक्स. टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मुझे नहीं आता है. पाइप एंड सिस्टम भी नहीं आता है. और सेम पाइप एंड सिस्टम का मेरा भी प्रॉब्लम था जब मैं एग्जाम दे रही थी. और पाइप एंड सिस्टम नहीं आता तो टाइम एंड वर्क भी नहीं आता है, क्योंकि दोनों सेम ही है. तो अगर वो छोड़ दिया तो बाकी मैंने सारे इस पे फोकस किया कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी, मेंस के क्वेश्चंस भी. तो जितना हो सकता है उतना मैंने किया. पर अगर फिर भी मुझे थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने उससे फोकस हटा के, अगर नहीं हो रहा है तो मैंने रीजनिंग पे उतना टाइम दिया क्योंकि मैं वहाँ स्कोर कर सकता था ज़्यादा. तो मैंने उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया. जितना आप क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझेंगे कि क्वेश्चंस कौन से टाइप के आते हैं और कहाँ से अटेम्प्ट करना है, चालू कहाँ से करना है. एक डेफिनेट पैटर्न है. डेफिनेट पैटर्न है. तो वो मुझे हेल्प किया. और इंग्लिश में मैंने मॉक्स ही ज़्यादा दिए. ग्रामर पे मेरा फोकस नहीं था क्योंकि ग्रामर का इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर ग्रामर का सिलेबस बहुत बड़ा है. तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन पैटर्न है और जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है. ग्रामर का प्रीलिम्स में सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, बाकी 25 मार्क्स RC, पैराजम्बल, वर्ड फिलर्स, ये आता है. तो इस पे ज़्यादा फोकस करके आप ज़्यादा स्कोर कर सकते. तो मैंने वही किया. उसके कारण मुझे आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग 29 मार्क्स आए मेंस में. तो वो और उसके साथ ही PO के मेंस में डिस्क्रिप्टिव आता है, जो इस बार पैटर्न उसका भी चेंज हुआ है. हर बार लेटर और कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग आता है.
पर इस बार सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग और समरी राइटिंग Summary और आया था। वही सेम पैसेज से क्वेश्चंस है हाँ। वो। और क्योंकि मेरी उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी इतनी, तो मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे समरी राइटिंग के जो क्वेश्चन आंसर रहे थे उससे। तो उसमें मेरा थोड़ा मार्क स्कोर कम है लास्ट टाइम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। पर फिर भी आई डिड जितना भी मैं अच्छे से लिख सकता था मैंने वो टाइम लिखा। और एक जो गलती मैंने की, मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरी टाइपिंग अच्छी है, पर वहाँ के जो कीबोर्ड्स रहते हैं सेंटर्स के, वो थोड़े हार्ड रहते हैं। तो वो कीबोर्ड पे, वैसे टाइप के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो और जल्दी आप लिख सके। यस, मैंने जहाँ तक सुना है विनर के जो स्टूडेंट्स है, हाँ वो लोग अभी क्या कर रहे हैं कि उन्होंने थोड़े खराब टाइप के कीपैड्स लेके आए हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन दैट सो दैट वहां जाके उनको तकलीफ ना हो, सो दैट एक्चुअली मैटर्स, सो प्रैक्टिस मैटर्स, राइट। और इसमें एक टिप भी मैं देना चाहूँगा कि जो भी आप जब डिस्क्रिप्टिव या मेंस का पेपर रहे, सारे कीज पहले चेक करके देख ले क्योंकि बाद में आपका टाइम चले जाएगा आप अगर कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। और वो फिर आपको नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मिलेगा भी, पर आपका वो टाइम चले जाएगा। तो उससे अच्छा है आप पहले ही जब जैसे पासवर्ड डालते हैं आप सारे कीज दबा के देखिए। अच्छा, ये अच्छी ट्रिक है। दिस इज गुड ट्रिक कि आप लोग कीपैड की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े हार्ड वाले कीपैड लेकर आइए क्योंकि सेंटर्स पे आपको कैसे कीपैड मिलेंगे, कैसा माउस मिलेगा, गारंटी नहीं है। एंड एज आदित्य सजेस्टेड, हर की को दबा के देखिए, माउस को प्रैक्टिस करके देखिए, सो दैट आपको पेपर स्टार्ट होने के पहले ही समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है और रिप्लेसमेंट मिलना ईजी रहेगा एंड आपका टाइम बच जाएगा। स्ट्रेटेजी क्या थी? प्री की स्ट्रेटेजी क्या थी? मेंस की स्ट्रेटेजी क्या थी? प्री की स्ट्रेटेजी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया मैम कि इस बार पैटर्न जो चेंज हुआ था, तो इस बार कैसा हुआ है कि जो सिंप्लीफिकेशन और जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस है या नंबर सीरीज भी, वो 1 मार्क से कम होके 0.5 मार्क्स के हो गए। तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 1 मार्क के लिए। तो अगर आप करेंगे वो तो आपका टाइम चले जाएगा और आपको मार्क कम मिलेंगे। तो वो मैं पहले कैसा करता था कि वो पहले सॉल्व करता था क्योंकि वो स्कोरिंग था तब। पर इस बार जो कि वो चले गया है तो मैं पहले फिर अभी डीआई पे फोकस ज़्यादा करता था क्योंकि डीआई पे 1 मार्क था अभी भी। तो डीआई फिर उठा के फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस उठा के फिर अगर टाइम बचता है तो फिर सिंप्लीफिकेशन इनइक्वालिटी मैं अटेम्प्ट करता था जिससे मैक्सिमम जो मेरा स्कोर है वो बढ़ सके। और सेम रीजनिंग में यहाँ का रीजनिंग सॉरी क्वांट का जो वेटेज कम हुआ मार्क्स का वो रीजनिंग में इन्होंने डाल दिया। आपके लिए तो बेस्ट हो गया। हाँ बेस्ट हो गया, पर उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी कि क्योंकि अभी वेटेज मार्क का बढ़ गया है तो एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क का था पजल, पर जो कि वो 10 मार्क का है तो वो थोड़ा हार्ड होगा और 20 मिनट में पूरा अगर आप पहले ही वो उठा ले और उसमें टाइम चले गया आपका तो आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर, तो फिर आपका वो लॉस हो जाएगा। तो मैंने पहले जो बाकी क्वेश्चंस थे जो 1-1 मार्क वाले वो सारे अटेम्प्ट किए और फिर उसके बाद जो मेरा टाइम बचता था मेरे पास 5-6 मिनट बच जाते थे जितने मैंने मॉक्स दिए उसके हिसाब से। फिर मैं उसमें वो क्वेश्चंस करता था क्योंकि अगर वो क्वेश्चन अगर थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी रहा और नहीं हुआ अटेम्प्ट तो मेरे टाइम नहीं गया है, मेरे बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं पूरे। तो वो एक स्ट्रेटेजी जो इंग्लिश में तो सेम था क्योंकि कोई उसमें चेंज नहीं था। इंग्लिश के लिए मैं पहले आरसी नहीं उठाता था, मैं आरसी लास्ट में करता था क्योंकि उसमें मेरा टाइम ज़्यादा था पढ़ने में। मुझे रीडिंग की हैबिट नहीं है इतनी, तो मेरा टाइम जाता था उसमें, मुझे पता है सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो मेरी ये थी कि मैं बाकी क्वेश्चंस पहले करता था, पैरा जंबल और आरसी मैं लास्ट में करता था, जिससे मेरा क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट हो जाते थे और मेरे लिए टाइम भी इनफ था कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बाद में जाके चेक कर पाऊँ। ये थी प्रीलिम्स की। और मेंस के लिए तो जैसा मैंने बताया कि मैं रीजनिंग पे ज़्यादा मैंने फोकस किया और मैंने प्रिपरेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया ये बार। और इस बार की जो पेपर की डेट्स थी उसने भी काफ़ी हेल्प किया। मैंने NICL AO जो मेंस दिया था उसके लिए मैंने पढ़ाई चालू कर दी थी क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेवल का पेपर होता है, तो उसने काफ़ी हेल्प किया।
रीजनिंग पे मैंने फोकस किया। रीजनिंग की सेक्शनल मॉक्स में देता था ज़्यादा, फुल टेस्ट मॉक्स भी देता था। और वो फिर उसमें ज़्यादा कितना मैं मार्क्स ला सकूँ वो देखता था कि पजल्स अगर बन रहे हैं, अगर कोई नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है। खुद एनालिसिस करके क्वेश्चंस अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं फिर फैकल्टी को पूछता था यहाँ पे। और उसके बाद क्वांट का तो जो डीआई थी, डीआई मेंस में मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि वो अगर कोई अरिथमेटिक का डीआई आता था तो वो मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर कोई नॉर्मल डीआई आते थे तो वो मैं करता था, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करता था। और अगर सिंप्लीफिकेशन आ गया किस्मत से, क्योंकि मेंस में मुश्किल है आना, मुश्किल है, हाँ, तो वो करता था। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं सिर्फ कट ऑफ निकालने तक ही पढ़ा था, क्योंकि मुझे पहले का एक्सपीरियंस आ गया था कि करंट अफेयर्स को ज़्यादा फोकस किया जाए तो वो आपका फिर बाकी में नुकसान हो जाता है। और फिर भी करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। और इंग्लिश के लिए तो मैं सिर्फ मॉक्स पे रिलाई किया था मैंने मेंस के लिए, क्योंकि जितना मैं प्रैक्टिस कर सकता था उससे मेरा रीडिंग भी बढ़ा और रीडिंग स्पीड बढ़ी। और मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस टाइप के जितने भी आ सकते थे वो मुझे पता चले कि अगर कोई नया क्वेश्चंस भी आ जाए पेपर में तो मैं फेमिलियर रहूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बस एक जो मैंने पहले भी बताया कि डिस्क्रिप्टिव की टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, वो अगर मैं और कर लेता तो मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था, पर जो अभी भी आया वो अच्छा है मेरे बहुत हिसाब से। अच्छा है। तो यू सजेस्ट कि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी Descriptive की चाहिए, practice करनी चाहिए। रीडिंग हैबिट बढ़ानी हाँ। चाहिए, बराबर है? बराबर है। उसके बिना नैया पार नहीं हो नहीं हो सकती। आपने ये तो बता दिया फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। हाँ। ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जो देख के लगता है कि यार नहीं होता एग्जाम में तो अच्छा होता है? करंट अफेयर्स। करंट सिचुएशन में तो दैट्स माय करंट फेवरेट अफेयर्स। सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स एज ए सब्जेक्ट अच्छा है, पर जैसा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल भी स्कोरिंग नहीं है। यस, क्योंकि वो प्रिडिक्ट ही देयर नहीं इज कर नो सकते। डेफिनेट हाँ, स्ट्रक्चर। structure नहीं है। आप मैंने फिर भी 2-3 सोर्स से मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। क्लासेस के लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं, मुखर्जी सर के, लुबान सर के। पीडीएफ जो क्लास प्रोवाइड करती थी वो मैंने गो थ्रू किए हैं। हिंदू रिव्यूज़ जो आते हैं वो मैंने पढ़ा है। टेलीग्राम पे एग्ज़ाम जीनियस करके एक ग्रुप है, वहाँ से पीडीएफ निकाल के वो डिटेल में थोड़ा पीडीएफ क्वेश्चंस रहते एमसीक्यू के, वो मैंने पढ़े। पर फिर भी इतना सब पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर्स के पढ़े और पेपर में आगे स्टैटिक। ये इतना अनप्रडिक्टेबल ये है। तो अगर करंट अफेयर्स नहीं होता, सिर्फ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग का ये होता तो ये काफ़ी बेटर रहता स्कोरिंग की। लेकिन फिर भी अभी जो है वो है करंट अफेयर्स है, स्टैटिक है, बैंकिंग अवेयरनेस है। तो ऐसे पर्सन को आप क्या बताओगे जिसका एक कोई सब्जेक्ट है, मतलब आपका रीजनिंग फेवरेट था लेकिन जीए बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा सा टफ जाता था, सो ऐसे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है ऑलमोस्ट। पर अगर मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करूँ तो आप जितना डिटेल सिर्फ ऊपर ऊपर से एमसीक्यू ना पढ़ के जो पूरी डिटेल में न्यूज़ है वो अगर पढ़े और खुद के नोट्स बनाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ एक बार गो थ्रू रीडिंग करने से आपको रिकॉल ही नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा था। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। होगा, आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, जो मैंने ये टाइम बनाए थे। लास्ट ईयर भी बनाए थे, पर इस साल बहुत डिटेल में बनाए मैंने नोट्स। फिर और एग्जाम के टाइम आप उसी से रिवाइज करें तो बेटर है, क्योंकि आपके पास एक समराइज वर्जन रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट है आपने वही लिखा है और आपने जो यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है वो आपने डिलीट कर दी है, जो आपको जल्दी रिवाइज करने में काम आएंगी मेंस के पेपर के पहले। नहीं तो आप पूरा पढ़ लोगे पर डिटेल में पढ़ोगे पर आपका पूरा कवर नहीं होगा सिलेबस जितना आपको करना है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स के। और हो सके तो जो न्यूज़पेपर है वो पढ़े। मैंने खुद हिंदू रिव्यू पढ़े जो हेल्प करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि और मेन फोकस नोट्स पे रखें, क्योंकि नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे।
सो जो लोग, जैसे आई एम अ टीचर ऑफ, एक्चुअली आई कंडक्ट इंटरव्यूज ओनली, बट प्रीवियसली मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाती थी और मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मे बी बिकॉज मैं खुद एक बैंकर हूँ, सो समहाउ आई एम मच इन लव विद दैट सब्जेक्ट। सो जिन भी बच्चों को करंट अफेयर्स या बैंकिंग अवेयरनेस में दिक्कत आती है, जैसे आदित्य ने बताया, स्टैटिक को अवॉइड नहीं करना है। स्टैटिक मतलब कभी भी सिस्टम चेंज होके, पैटर्न चेंज होके स्टैटिक आ सकता है। एंड फॉर करंट अफेयर्स, फॉर करंट न्यूज, आई ऑलवेज सजेस्ट खुद न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से ना 2 बेनिफिट होंगे, एक आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा, दूसरा आपका वोकैब, क्योंकि एग्जाम में आपका वही वोकैब आता है जो आपके न्यूज़पेपर में आता है, जो करंट न्यूज़ में रहता है। सो प्लीज़ खुद से न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं हम पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, नोट्स अपने 9-10 ही बनते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने जो नोट्स बनाए उसके बाहर भी सवाल आ गए, तो आपको याद आएगा, अरे ये इससे रिलेटेड था। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एक साथ 2 फायदे, एक तीर में 2 पंछी जो निशाना कहते हैं, वोकैब एंड करंट अफेयर्स दोनों बनेगा। सो न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है, एडिटोरियल भी पढ़ना कंपलसरी है, उससे आपका आरसी बहुत अच्छा होगा, आपका रीडिंग का स्पीड बढ़ेगा। कुछ साइकोलॉजी की बात करते हैं अभी। ये एग्जाम्स जो है या एग्जाम्स का प्रिपरेशन जो है, मुझे ये लगता है कि अलोंग विथ योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, स्ट्रैटेजी, पेशेंस, ये बहुत कुछ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है। सो क्योंकि खुद को बहुत पेशेंस के साथ मतलब पेशेंस के साथ कलेक्ट करके रखना है कि चाहे जो हो जाए। कुछ लोगों के घर पे फैमिली प्रेशर होता है, कुछ लोगों की रिलेटिव्स बहुत प्रेशराइज करते हैं, किसी के दोस्त अगर अच्छे भी हो, लेकिन किसी का सक्सेस देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों आता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जब भी प्रेशर आता है, मेरी एक हैबिट है कि जब भी मेरे को स्ट्रेस आता है मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद फ्रेश माइंड रहता है, तो फिर पढ़ाई मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। और प्रिपरेशन के टाइम से ही मुझे एक हैबिट लग गई थी कि मैं 10 बजे सोता था और सुबह 6 बजे उठ जाता था, और 8 से 8 मुझे क्लास में आके पढ़ने की आदत लग गई थी। तो मैं इवन ऑन संडेज मैं क्लास में ही आके पढ़ता था, तो एक डेली हैबिट लग गई थी। अगर मैं वो ना करूँ तो मुझे बोर होता था फिर एक टाइम के बाद। तो फिर ये मेरी हैबिट लग गई थी कि मैं क्लास में आके पढूं। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, तो फैमिली का कभी प्रेशर रहा नहीं मुझे, पर रिलेटिव्स का कभी कुछ बोलते नहीं थे, पर वो समझ आता था कि ये कुछ क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने एक टाइम के बाद रिलेटिव्स सीए के टाइम से ही, जब मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे थे, मैंने जाना ही बंद कर दिया था किसी के घर पे। वो एक रहता है, पर आप अगर अपने इस पे फोकस करें, अपने गोल पे, और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखे, तो आपका जो रूटीन बन जाएगा वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि कोई भी डीमोटिवेशन आए या कुछ सेटबैक भी मिले, तो आप अपना पढ़ाई ना छोड़े और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे जब तक आपको अपना जो गोल है वो अचीव ना हो। सो डेडिकेशन या मोटिवेशन? डेडिकेशन, राइट। आई वॉज नेवर अ मोटिवेशन पर्सन। मैं कभी भी कोई ऐसा वीडियो देख लूँ मोटिवेशन का, वो मुझे एक सेकंड भी मोटिवेट नहीं करता था। कि मुझे ऐसा, क्या पता, मेरी थिंकिंग वैसी है शायद, कोई भी अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो आता था वो मुझे कभी मोटिवेट ही नहीं कर पाया। क्योंकि अगर जब तक मेरा रूटीन नहीं बना यहाँ के, तब तक मैं वो मोटिवेशन मुझे स्टडी टेबल तक पहुँचा ही नहीं पाता था। तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन से, क्योंकि मोटिवेशन आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा जितना डेडिकेशन और डिसिप्लिन करेगा। यस, व्हाट आई फील इज मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन ये कि हमें वहां तक पहुंचना है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आपका डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, जैसे आपने कहा, वो बहुत मैटर करता है। एक्चुअली वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, राइट? इसीलिए तो खरगोश एंड इसकी कहानी है टर्टल की, कि एट द एंड ऑफ द डे टर्टल जीतता है, राइट?
सो जैसे आपने बताया आप विनर इंस्टीट्यूट के नागपुर ब्रांच के स्टूडेंट हैं एंड सुबह 8 बजे आते थे, रात के 8 बजे तक रुकते थे। आपका 10 to 5:30 वाला क्लासेस था शायद, फुल डे वाला बैच था, यस। राइट? सो आई वुड लाइक टू नो हाउ आवर इंस्टीट्यूट हेल्प्ड यू। यस मैम, जैसा मैंने पहले बताया था कि मैंने सीए के बाद डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो मुझे पहले जब सिर्फ मैंने आरबीआई का पेपर दिया था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था बैंकिंग फील्ड के बारे में या बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। तो इंस्टीट्यूट में आके ही मुझे सब एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला, कौन सी एग्ज़ाम्स होती है, कौन से बैंक्स की एग्ज़ाम्स होती है, कैसा पेपर पैटर्न रहता है, कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे जो मेरा स्ट्रांग है और कौन सा मेरा वीक है वो मुझे पता चला, और कौन सा टॉपिक पे मेरे को वर्क करना है वो मुझे पता चला। यहाँ के फैकल्टीज़ सारे ही सब्जेक्ट्स के बहुत हेल्पफुल है, सब ने ही मुझे हेल्प किया। और जो मुझे कंपनी यहाँ पे मिली, जो दोस्त मुझे यहाँ पे मिले, उनके सपोर्ट और कंपनी जो उन्होंने दिया, जो सर्कल जो बनता है, संगत जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रही। फॉर्चुनेटली मुझे दोस्त अच्छे मिले तो काफ़ी हेल्प हुई। नहीं, विनर के सभी बच्चे अच्छे ही है ऑब्वियसली मैम। और इंटरव्यू के लिए आरकर बाबा सर, लुभान सर, और इस बार आईबीपीएस पीओ के लिए किशोर सर, और आपने जो गाइडेंस और जो हेल्प किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो भी छोटी से छोटी जो डाउट था, इवन डीवी को लेके जो इंटरव्यू के पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए जो भी डाउट था, सारा डाउट रिजोल्यूशन। और मोस्टली मैं आरकरोबा सर से ज़्यादा ये कॉन्वर्सेशन करता था कि इंटरव्यू के लिए कैसा करना है। इवन आईडीबीआई के टाइम पे ही मैंने उनसे गाइडेंस लिया था काफ़ी, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरी। और इंटरव्यू के लिए जो ये टाइम आपने जो हेल्प किया, और जो पहले ही इंटरव्यू में जो सेशन में आपने जो क्वेश्चंस पूछे, उसके कारण ही मैंने वो प्रिपेयर किया, नहीं तो मैं कभी प्रिपेयर भी नहीं करता और आज शायद यहाँ बैठा भी नहीं होता। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है और मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको उसके लिए। थैंक यू सो मच। सो दिस इज समथिंग आई कीप टेलिंग इन माई क्लासेस। अगर आप विनर के स्टूडेंट हैं या हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे तो आपने सुना भी होगा बहुत बार कि आपके फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि घर वाले आपसे दूर होते हैं, टीचर्स आपको 10 to 5 या फिर हमारे इंस्टीट्यूट में 8 to 8 पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाहर मोस्टली आपका इमोशनल टच फ्रेंड्स के साथ होता है। सो अपने दोस्त जो है बहुत अच्छे चुनिए। जैसे वो कहते हैं ना, कृष्णा एंड सुदामा बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों अच्छे लोग थे। अगर कोई भी गलत पर्सन उनका दोस्त होता तो शायद उनकी जर्नी कुछ और होती। सो दोस्त अपने अच्छे चुनिए, वो बहुत मैटर करता है। सो आदित्य, दोस्तों की तो बात हो गई, हाँ। एक राइट गाइडेंस कितना जरूरी है लाइफ में? राइट गाइडेंस इन द सेंस, फिर वो कोई भी हो सकता है, एक मतलब वो टीचर्स हो सकते हैं, और आजकल नया ट्रेंड आ गया है कि क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करिए। मुझे ये लगता है कि अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैम, क्योंकि राइट गाइडेंस की ज़रूरत तो बहुत है। ये मुझे मेरे सीए के टाइम पे ही समझ गया था, क्योंकि इतना मैंने कोविड के टाइम सीए चालू किया था और तब इतना प्रॉपर गाइडेंस मेरे पास था नहीं। अगर शायद वो टाइम मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस होता तो आज कुछ स्टोरी अलग होती। पर बट अभी जो है वो बहुत अच्छी है। हाँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द गाइडेंस। और यहाँ पे आके मोस्टली जो है मुझे एनवायरनमेंट जो मिला कि सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबको ही कुछ करना है, और उसका जो एक एनवायरनमेंट जो बनता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो एक टाइम के बाद आप लीनियंट हो जाएंगे कि ठीक है आज नहीं पढ़ूंगा तो क्या ही हो जाएगा, ये गलत है। और इसके कारण आपकी पढ़ाई पे और साल पूरा बर्बाद हो सकता है। 365 पूरा देश, पूरा नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो वो जो है, और गाइडेंस जो है आपने और मोस्टली आरकरोबा सर ने जो हेल्प किया है मुझे,
मुझे कुछ भी डाउट रहता था, इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके या सब्जेक्ट को कोई भी लेके, मैं उनके पास जाता था पहले। कोई स्पेशल डाउट सब्जेक्ट रिलेटेड तो फैकल्टी के पास जाता था ऑब्वियसली, पर ऐसा कोई डाउट रहता था जो पढ़ाई को लेके या स्ट्रेटेजी को लेके, तो मैं उनके पास जाता था। वो काफ़ी एक हेल्पफुल फैक्टर थे। और मोस्टली तो मेरी मदर, वो एक गाइडिंग फोर्स। हाँ, उनका सपोर्ट अगर नहीं रहता, उनका गाइडेंस नहीं रहता, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। पर उनका जो गाइडेंस था उसके कारण ही मैं यहाँ पे हूँ। तो एक गाइडेंस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना गाइडेंस आप शायद डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, पर आपको टाइम बहुत लगेगा। अगर आपको जल्दी जाना है तो अपना ईगो साइड रख के आपको गाइडेंस मांगना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही बेटर और फ्यूचर के लिए एक अच्छा रहेगा। सो गाइडेंस की बात हो गई, पढ़ाई की बात हो गई, स्ट्रेटेजी की बात हो गई। अब आप लोग हैं जेनजी। हाँ। एंड मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, मैं जेनजी को हेट नहीं करती, मेरी फेवरेट जनरेशन है, आई लव जेनजी। बट अब जेनजीज के साथ क्या हुआ है, मोबाइल आया हाथ में। सो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज करते थे? डिस्ट्रैक्शंस मैम, मैंने अपना एक रूटीन बना लिया था कि 8 से 8 पढ़ना है। ऐसा नहीं था कि मैं बीच में फ़ोन यूज़ नहीं करता था या पूरा ही साइड में रख देता था, पर जब पढ़ाई है तब पढ़ाई है, उसके बाद सब आएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को प्रायोरिटी ना दे के किसी दूसरे चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, तो आपका जो गोल है वो कभी आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आप उसी गलत चीज़ में अटक के रह जाएंगे। तो मैं ऑब्वियसली फ़ोन यूज़ करता बहुत यूज़ करता हूँ मैं फ़ोन, पर पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करता था। और जैसा मैं 8 बजे के बाद क्लास से घर जाता था, तब मैं वेब सीरीज़ देखता था, इंस्टाग्राम यूज़ करता था, यूट्यूब देखता था। जो भी रिलैक्स करने के लिए मुझे रिक्रिएशनल जो भी तब रिलैक्स करने के लिए मुझे लगता था, तो मैं उससे रिलैक्स करता था। पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रिलैक्स करता था और पढ़ाई नहीं करता था। पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब तो आपको लाइफ टाइम रहेगा, पर ये जो टाइम है, ये एज है, ये पढ़ाई की ये वापस नहीं आएगी। तो ये आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देके आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगे, राइट, लेकिन उसके ऊपर हमें काम करना है। आप लोगों ने देखा, आप कुछ पॉडकास्ट देखेंगे या कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे, वो बताएंगे मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करती थी, मैं ये नहीं करती थी। मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में सच है, हो भी सकता है, लेकिन मोबाइल की वजह से ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। उसके पहले टीवी होता था, मूवीज़ होता था। जैसे मैं मूवी बहुत देखती हूँ, आई एम सिनेफाइल। सो मेरा रूटीन था जब मैं प्रिपेयर करती थी तब भी और आज भी, कि हाफ एन आवर का मूवी मैं देखती हूँ, चाहे जो हो जाए, चाहे तो वही वही मूवी क्यों ना देखूँ, बट मैं देखती हूँ। सो इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है, एक रिक्रिएशन के जैसे हो जाता है। लेकिन जैसे कि आदित्य ने कहा, सिर्फ वही नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करें, सिर्फ पढ़ाई करिए। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, एंड लिटरली आई वुड सजेस्ट कि मोबाइल पे भी टाइमर लगा लीजिए कि इतने घंटे ही मैं मोबाइल का यूज़ करूँगा फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो टाइम पास। देखो क्या है ना, आप लोगों को ये एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन के बाद 80-90 हज़ार की जॉब आपको ही लगने वाली है। तो वो 80-90 हज़ार 1 लाख के लिए आज का 12 घंटे सही से यूज़ करिए, खुद के लिए हाफ एन आवर 1 आवर निकालिए, लेकिन उसके बाद शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। अगर मैं 2 साल पहले का आदित्य, मैं तो आपको 1 साल पहले मिली हूँ, आप उसके पहले भी थे। देखा, एक्चुअली मैं देखती थी कि आप आते हैं, डाउट्स पूछते हैं। एज दिस फाउंडर ऑफ विनर इंस्टीट्यूट, या फिर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माय नागपुर ब्रांच एंड अदर ब्रांचेस आल्सो, हम लोग बच्चों को देखते रहते हैं। हम लोग जाके डायरेक्ट बोलते नहीं है, बट हमको ना समझ में आता है फर्स्ट वीक में कि ये एक पर्सन है जो बहुत सीरियस है। मैं तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट की कैटेगरी ना 3 टाइप की होती है। पहली कैटेगरी जो सच में सीरियस है, वो दिखावा नहीं करते, वो सच में सीरियस है, उनकी सिलेक्शन के बहुत चांसेस है। दूसरी कैटेगरी, क्लास तो लगा लिया पर सीरियस वीरियस नहीं है, तो वो दिखावा भी नहीं करते। लेकिन ये लोग, मीन्स हम कह सकते बैक बेंचर्स, ये लोग जब सीरियस हो जाते हैं ना, तो सक्सेस इजीली मिल जाता है।
तीसरी कैटेगरी सबसे डेंजर कैटेगरी, दिखाते हैं बहुत सीरियस है लेकिन होते नहीं है, पढ़ते नहीं है। प्लीज़ तीसरी कैटेगरी की मत बनना, पहली दो चल जाएगी, हो सके तो फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि आप लोगों का ये प्राइम टाइम है। आप लोगों ने अभी पढ़ाई करेंगे, जल्दी जल्दी जॉब पे लगेंगे। जैसे आदित्य सिर्फ 24 ईयर्स का है, 23 ईयर्स, सो आदित्य सिर्फ 23 ईयर्स का है, उसके पास आगे जाकर गलती करने का बहुत चांस है। सो अर्ली प्रिपरेशन मैटर्स अ लॉट। अर्ली प्रिपरेशन इज गोइंग टू गिव यू अर्ली सक्सेस, एंड उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अलग तरीके से शेप लेना चालू करती है। तो सीरियस बनो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आप जो भी करियर करना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम पास भी जरूरी है, लेकिन फोकस बहुत 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 जरूरी है। राइट आदित्य? राइट। यस। अगर मैं 1 साल पहले का आदित्य को आज के आदित्य से कंपेयर करूँ, तो आपको खुद में क्या डिफरेंस दिखते हैं? पहले जब मैं पढ़ता था या नागपुर आने से पहले मैं घर पे ही प्रिपरेशन करता था। मैं सोशलाइज ज़्यादा करता नहीं था। तो और मेरी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। तो वो घर पे और ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मैं किसी से रोज़ मिलता भी नहीं था, घर के ही लोग थे, नया कोई था नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्त बने, नए नए लोगों से मिलने को चांस मिला, नए फैकल्टीज से, जो यहाँ फेलिसिटेशन होता था वो कैंडिडेट से मिलने का चांस मिला। तो वो काफ़ी हेल्प किया। और जब मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू की तो मुझे एक खुद में चेंज लाना पड़ा कि मुझे बात करना चालू करना पड़ा। नहीं तो फिर वो इंटरव्यू मेरा कभी नहीं हो ही नहीं पाता। तो वो एक मेजर शिफ्ट था मेरे पर्सनालिटी में। मैं पहले किसी को मतलब बात दोस्त भी है अगर, या कोई मुझे कोई डाउट भी पूछता था, तो वो भी मैं शायद नहीं बताता था पहले, क्योंकि मुझे बात करना पड़ता था, ये मुझे स्ट्रेस आ जाता था। तो अभी वो चेंज हो गया है। अभी कोई भी डाउट लेके आए तो मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे टाइम कोई हेल्प करता अगर सीए के टाइम में, तो मैं कर सकता था। तो वो मैं इम्प्लीमेंट अभी करता हूँ कि कोई भी डाउट लेके आए, कोई भी अगर मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो उस चीज़ में मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ। ये एक मुझ में चेंज आया है। बहुत पॉजिटिव चेंज है, यू नो, एंड होनी चाहिए। चेंज इज द की टू सक्सेस। चेंज इज द की टू सक्सेस। टॉकिंग अबाउट फेलिसिटेशंस, जैसे अपने यहाँ पे विनर इंस्टीट्यूट में इन ऑल द ब्रांचेस सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आते हैं। हम एज अ टीचर्स हम चाहते हैं कि वो लोग यू नो जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टेज के उस साइड में है, उनसे मिले। तो आपने भी ऐसे बहुत सारे फेलिसिटेशन अटेंड किए होंगे। उसका कुछ मतलब फायदा होता है, हुआ है? यस मैम, होता है। पहला फेलिसिटेशन तो मैंने मेरे दोस्त का ही किया था, जो बाद में मेरा दोस्त बना, अजिंक्य। हाँ, उसका मैंने पहले अटेंड किया था। उससे मुझे पता चला वो जैसा पर्सनालिटी है उसकी, वो काफ़ी मस्ती करता है पर पढ़ाई भी करता है। तो वो एक था कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई ना करके सब चीज़ भी करें तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, थोड़ा रिलैक्स करना और रिक्रिएशन करना ज़रूरी है। उसके बाद प्रणय वंजारी का मैंने किया था। उससे मुझे ये पता चला कि स्ट्रेटेजी आपको अपनी बनानी पड़ेंगी अलग से। किसी की उठाई हुई स्ट्रेटेजी आप खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और आपको हेल्प भी नहीं करेंगी, क्योंकि सबकी कंडीशंस, वर्किंग स्टडिंग जो स्टाइल है, सब्जेक्ट्स जो स्ट्रांग है, वीक है, सबका अलग है। तो सब अपने लिए खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेंगी। ये फेलिसिटेशन से काफ़ी हेल्प किया। और एक पॉजिटिव जो है वाइब आता है कि, और एक हल्का मोटिवेशन भी मेरे लिए तो हल्का ही है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, पर एक रे ऑफ होप और एक मोटिवेशन कि हमें भी आगे जाके ऐसा करना है, यहाँ पे आना है, स्टेज पे आना है, वो एक काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जब हम देखते हैं ना कि जब हम देखते हैं कि हमारे बीच का पर्सन जो कल तक हमारे साथ यहाँ बैठता था, आज स्टेज पे है, या अगर हम ऑनलाइन स्टूडेंट की बात करें तो पॉडकास्ट में बैठा है, या अपने सक्सेस की बात बता रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उसका अच्छा इफेक्ट होता है। और सक्सेसफुल कैंडिडेट का सुनना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई बिलीव फेल्योर एंड सक्सेस में रत्ती भर का डिफरेंस है, नाखून इतना डिफरेंस है।
सो एक सक्सेसफुल पर्सन ना वो जो छोटा सा डिफरेंस है वो बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो प्लीज जो लोग अभी ऑनलाइन जुड़े हैं, जो मेरे स्टूडेंट है विनर इंस्टीट्यूट के, जो घर बैठ के देखने वाले हैं, जो बच्चे पोस्ट निकाल चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, प्लीज उनकी बात ध्यान से सुनो. स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन उनको देख के आपको जो मोटिवेशन आता है वो अलग होता है, राइट? क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कभी कभी मॉक्स के मार्क्स देख के हमको टेंशन आता है, कभी रिजल्ट नहीं आता है, तो कितना भी हो जाए इंसान है, टेंशन आता है. तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि हाँ इसकी भी जर्नी ऐसे थी, तो उससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव ये मिलता है कि नहीं, अगर ये कर सकता है या कर सकती है तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा. अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता पाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाहर क्या क्या हुआ? हाँ, यस. इंटरव्यू के लिए मैं पुणे में था मेरा इंटरव्यू. मैं अपने भाई के यहाँ पे रुका था, PCMC में रुका था. इंटरव्यू मेरा पुणे में था, तो मैं 11 बजे रूम से निकल गया था. 1 बजे का मेरा शिफ्ट थी, तो मैं 12 तक पहुँच गया था वहाँ पे. फिर मेरे जो साथ के कैंडिडेट्स थे इंस्टीट्यूट के भी, और एक दो दोस्त मेरे बाहर के भी थे, वो मुझे मिले. हमने बातें वगैरह की, थोड़ा रिलैक्स हुए, क्योंकि एक स्ट्रेस थोड़ा रहता ही है, क्योंकि आपकी पूरी 1 साल की मेहनत आपको अभी चेक करने वाले हैं, आप टेस्ट देने वाले हैं उसकी. तो रिलैक्स किए, फिर अंदर गए कैंपस के अंदर, सिम्बोसिस कॉलेज के. वहाँ गए तो बहुत कैंडिडेट्स पहले से बैठे थे. फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आपको अपना अटेंडेंस देना पड़ता है. फिर आप एक हॉल में है, हॉल ए में थे, तो आपको हॉल बी में जाके आपका डीवी और बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होता है. फिर डीवी बायोमेट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद आप वेट करते हैं. जो भी आपका पैनल है, 6 पैनल रहते, मेरा पैनल 2 था, तो पैनल 2 के जितने भी कैंडिडेट्स सब एक जगह बैठे अपने टर्न के लिए वेट कर रहे थे. मेरा टर्न काफ़ी लेट आया. हम देख ही रहे थे कि पहले हो जाए, क्योंकि एक ऐसा रहता है कि हो जाए यार, खत्म हो जाए, एक बार हो जाए. हाँ. ज़्यादा वेट करेंगे तो और स्ट्रेस आता है. होते रहते हैं. हाँ, तो जैसा जल्दी हो जाए. पर फिर भी आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा 8 या 9th नंबर था. और उस जब पैनल के रूम के बाहर ही वेट करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, अंटिल द शायद आपके पहले विनर के एक स्टूडेंट का था. मेरे बाद था एक्चुअली. बाद था. हाँ, गौरव का. हाँ, मेरे बाद उसका इंटरव्यू था. हम वेट कर रहे थे. एक और स्टूडेंट था एक्चुअली, जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए आए थे, वो भी थे हमारे साथ में. और हम वेट कर रहे थे कि मेरी टर्न आए. फिर मैं जैसे एंटर किया, एक चीज़ जो हुई थी मेरे साथ, जैसा हम रूम में जाते हैं, हम ग्रीट करना पड़ता है. हाँ, ये चीज़ मैं पहले दिन बताती हूँ. हाँ, ठीक है. मैं ग्रीट करने से पहले ही आगे जो पैनल मेंबर थे उन्होंने मुझे ग्रीट करके बैठने को बोल दिया था. तो मैं एकदम थोड़ा अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया. सिलेबस हो गया था. मैं थोड़ा ये था कि अभी मैं क्या करूँ. मैं ग्रीट करना ही, मुझे चांस ही नहीं मिला. पर जैसे पैनल ने इंटरव्यू स्टार्ट किया, जो सेंटर में बैठे थे पैनल जो हेड थे, उन्होंने क्वेश्चंस किए मैक्सिमम. लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो सारे एक एक पैनल मेंबर ने एक क्वेश्चंस किए. क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में और काफ़ी मेरे ग्रेजुएशन रिलेटेड थे. ऑलमोस्ट पूरे ही क्वेश्चंस मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे. पहले फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, मेरे फादर से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए, उनके प्रोफेशन से, फिर मदर के प्रोफेशन से, फिर मोस्टली मुझे मेरे बैकग्राउंड से ही क्वेश्चंस हुए. लास्ट का बस एक क्वेश्चन था बैंकिंग से, कि गारंटर और नॉमिनी में क्या डिफरेंस होता है, ये एक था. और मैं इंग्लिश में इंटरव्यू देने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एज़ कम्पेयर टू मराठी एंड हिंदी. पर मैं ट्राई भी कर रहा था इंग्लिश में आंसर देने की, पर पैनल मेंबर हिंदी में क्वेश्चंस कर रहे थे. तो मुझे हिंदी में ही फिर आंसर करने पड़े. वो एक थी. पर जैसे इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, आई वॉज रिलीव्ड कि अभी हो गया, अभी जो भी हो गया. अभी देखते हैं जब रिजल्ट आएगा. यस.
फिर उसके बाद जब स्कोर कार्ड आया तो एक थोड़ी रे ऑफ और बढ़ी कि स्कोर जो मार्जिन है वो ज़्यादा अच्छा है, लीड अच्छी है। कितना मुझे लीड था? 13 मार्क्स। यस, गुड लीड। तो उससे एक होप आई, और आई गेस 10 तारीख को जनवरी को स्कोर कार्ड आया था और 15 तारीख को रिजल्ट आया। तो फिर तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, वेरी अनएक्सपेक्टेड। इतने जल्दी, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी जैन और फेब एंड, जैन एंड और फेब स्टार्टिंग ऐसा कुछ लिखा था। तो वो एकदम मिड जनवरी में ही आ गया, तो शॉक सरप्राइज, और वो भी एकदम सुबह 9:30 बजे। एंड उसके पहले कोई इंटीमेशन नहीं दिया था उन्होंने, कोई इंटीमेशन नहीं। जिनका हुआ उनके लिए प्लीजेंट सरप्राइज था, जिनका नहीं हुआ ठीक है, आरआरबी बाकी है। इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत बार जैसे हम हमारे स्टूडेंट को बताते हैं कि बी वेरी पॉजिटिव, खुद भी पॉजिटिव रहो एंड दूसरों को भी पॉजिटिव बनाओ। जैसे कि कुछ लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, डीमोटिवेट करेंगे, अरे पहला इंटरव्यू है, नहीं होने वाला, 2-3 चांस लगते हैं, इतना मत टेंशन लो, इतना क्यों सूट बूट पहन के आए। प्लीज डोंट लिसन टू एनीबडी हु इज नेगेटिव। इनफैक्ट आप भी नेगेटिव बात मत करो। वो कहते हैं ना, पॉजिटिविटी ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, बी वेरी पॉजिटिव। जैसे आदित्य को अगर आप देख रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। कहीं ना कहीं आपका नेचर, आपका पेशेंस, आपकी पॉजिटिविटी, ये सब बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। आदित्य, यू आर ओनली 23। यस, ऐसा कह सकते हैं कि यंग अचीवर है। यस, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। यस, आपने भी बहुत कुछ बता दिया। ऐसा कुछ है जो इन सवालों में नहीं आया, और आप जो आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उस फेज में हैं, एंड ऐसे कुछ लोग जो अभी मतलब मेंस वगैरह उनका निकल रहा है, तो आप कुछ उनको बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन और पेशेंस रखिए, क्योंकि ज़रूर टाइम लगता है, पर जो आप टाइम जितना देंगे अपनी प्रिपरेशन को, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप अगर बहुत घाई गड़बड़ करेंगे कि जल्दी प्रिपरेशन हो, जल्दी रिज़ल्ट आए, जल्दी सक्सेस मिले, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा पेशेंस रख के अपने जो फ्लॉज़ है, जो वीकनेसेस है, उस पे वर्क करना चाहिए और अपना हर बार अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए। उससे ही आपका जो सिलेक्शन है वो गारंटी होगा। सो आपने आदित्य से सुना कि उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, गाइडेंस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्लासेस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, फ्रेंड्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। एज अ टीचर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब कोई स्टूडेंट फेल होता है बहुत बुरा लगता है, बिलीव मी। एंड जब कोई टीचर स्टूडेंट पास होता है, सो वो फीलिंग जो है वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो दिल से खुशी होती है। मैं आप में से हर किसी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है, जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स है, एक गोल डिसाइड कर लो। अभी 2026 का नया साल आया है, एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये बनना है, एंड उस गोल के लिए काम कीजिए। बाजू वाले ने क्या सोचा है, आपके दोस्त क्या सोच रहे हैं, घर वाले क्या डिमांड कर रहे हैं, ये सब कुछ भी मत सोचिए। डिसाइड योर गोल एंड वर्क टूवर्ड्स दैट गोल, एंड बिलीव मी, जब आप कुछ डिसाइड करते हैं, आपको जब वो सक्सेस मिल जाती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कोई कुछ भी बोले कि सक्सेस कैन नॉट डिफाइन योर हैप्पीनेस, कुछ नहीं है, बकवास है। आपका सक्सेस, आपका गोल, आपका एम्बिशन पूरा होना आपके हैप्पीनेस में एक एडिशन देता है। सो आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यू गॉट सिलेक्टेड। आगे का क्या प्लान है? मैंने सोचा है कि और एग्ज़ाम्स को टारगेट करूँ। रेगुलेटरी बॉडीज एग्ज़ाम्स, जैसे आरबीआई के आते हैं, सेबी के आते हैं, वो एग्ज़ाम्स को टारगेट करने का मैं सोच रहा हूँ आगे अभी। और उसके लिए मैं प्रिपरेशन जल्दी ही चालू करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरी प्रिपरेशन चालू नहीं है, डीवी एंड ऑल बाकी फॉर्मेलिटीज़ में उसमें टाइम जा रहा है। तो उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है, मैं तुरंत ही आरबीआई और सेबी वापस इस स्टेज पे, सोफे पे आना है। यस, बिल्कुल, है ना? सो कांग्रेचुलेशंस टू आदित्य,
He got selected in Indian Bank as a probationary officer, but जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है. मुझे गारंटी है, पूरा भरोसा है कि वो और एग्ज़ाम देंगे, बड़े और पोजीशन पे लगेंगे और वापस मेरे साथ यहाँ जुड़ेंगे. तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑफिसर बनिए. थैंक यू सो मच. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू मैडम. और आगे जाना है.